पिछला वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट तक समझे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है। अगर एक सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन डाल दिया जाए तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया जाता है। इस बात को समझिए कि आयरन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक सॉफ्ट आयरन और एक हार्ड आयरन। अगर सॉफ्ट आयरन दिया जाता है तो वो टेम्पररी मैग्नेट बनाता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। लेकिन अगर हार्ड आयरन होगा तो वो परमानेंट मैग्नेट बनाएगा। ये सब तो हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्पररी मैग्नेट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करता है और इसका पोल रिवर्स कर सकते हैं। मतलब इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है। अगर इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव कर देंगे, बैटरी उल्टा लगाएंगे तो ये जो है इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो इधर साउथ इधर नॉर्थ हो जाएगा। इसका पोल रिवर्स होता है। और इसका स्ट्रेंथ किस चीज़ पे है कि आपका कॉइल जो है वो कितना कॉइल है, एक नेल पे कितना कॉइल है। जितना कॉइल होगा उतना ये जो मैग्नेट है इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसका मैग्नेटिक फील्ड उतना बढ़ेगा, उतना ज़्यादा ये कर पाएगा, अटैक कर पाएगा भारी आयरन सबको। करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल। अब करंट मान लीजिए एक आयरन दिए इधर और एक दिए हैं इधर। इसमें करंट है 5 एम्पियर और इसमें है 2 एम्पियर। तो ये जो मैग्नेट बना है अभी टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके पास ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका कम होगा क्योंकि इसमें करंट कम है। और लेंथ ऑफ एयर गैप, मतलब अगर आप सता के वायर दीजिएगा तो वो और अच्छा है एज कम्पेयर टू अगर ऐसा है तो उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। आइए सारा को एक बार समझ लेते हैं इस चार्ट से। बार मैग्नेट का डिफिनीशन, ये परमानेंट मैग्नेट है जिसके पास फिक्स पोल है। ये सोलेनॉइड और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तो टेम्पररी मैग्नेट है। ये सॉफ्ट आयरन डाल दिया जाता है सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड क्या है? कॉपर का वायर एक सिलेंड्रिकल शेप में सर्कल किया रहता है। सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म, इसके पास अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आता है? तो ये नेचुरल है। इसके पास इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तब, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तब। मैग्नेटिक फील्ड इसका परमानेंट है। एक बार जो मैग्नेट ले रहे हैं बार मैग्नेट, वो हमेशा से मैग्नेट है, वो अट्रैक्ट कर ही रहा है। लेकिन इसमें जब करंट फ्लो होगा तभी वो मैग्नेट का बिहेव करेगा, मैग्नेट बनेगा। टेम्पररी और इसमें जो है ये परमानेंट है और फिक्स है। यहाँ समझिए, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रॉन्गर देन सोलेनॉइड। मैं आपको बताया था कि ये सोलेनॉइड है, इसमें एयर है, इसके कोर के अंदर एयर है, तो वो मैग्नेट लेस पावर का है, मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड कम है। लेकिन अगर उसमें हम कोई सॉफ्ट आयरन डाल दें तो वो उससे ज़्यादा होगा। हार्ड आयरन डाल देंगे तो ये बार मैग्नेट बन जाएगा। पोलैरिटी फिक्स कैन नॉट बी चेंज। इसका जो पोल है, पोल जो है पोल फिक्स होता है बार मैग्नेट का, चेंज नहीं किया जा सकता। जो नॉर्थ है सो नॉर्थ है, जो साउथ है सो साउथ है। लेकिन इसमें जैसे ही हम करंट चेंज करेंगे तो पोल भी चेंज हो जाएगा। अ करंट कैरिंग डिवाइस विच प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू द बार मैग्नेट। एक करंट कैरिंग डिवाइस जिसका मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर है किसके? बार मैग्नेट के। तो ऐसा कब होता है? सोलेनॉइड में होता है। ये बार मैग्नेट है और ये हमारा सोलेनॉइड है, दोनों में सिमिलर होता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये अगर हमारा सोलेनॉइड है तो इधर साउथ है और ये नॉर्थ, तो नॉर्थ वाला माइनस होता है, साउथ वाला प्लस होता है। बैटरी का प्लस तरफ साउथ होता है, माइनस तरफ नॉर्थ होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सेम एट ऑल पॉइंट। अब समझिए, पॉइंट समझिए। ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि अगर ये एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड है और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, तो कहाँ पे कैसा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होता है, समझ में आया ना? तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा अंदर में, ये जो दिख रहा है यहाँ पे सेम होगा और सबसे ज़्यादा होगा। और ये साइड में कितना कैसा होगा? हाफ हाफ होगा। और इसके ठीक ऊपर ठीक नीचे जीरो होगा। क्यों? मैंने आपको बताया ना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे एक ये नहीं एरिया में नहीं आता है, वो एक लाइन्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लाइन के बीच में कैसा है? जीरो है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ और यहाँ जीरो है, यहाँ हाफ है और इसके अंदर जो है मैक्स है। और इसमें क्या पूछ रहा है? इनसाइड जो है मैक्स है और सारा सेम है। व्हाट इज सोलेनॉइड? व्हेन डज अ
सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज अच्छा, इसका डिफिनीशन आपको लिखना है। जो एक कॉपर वायर जब सिलेंड्रिकल शेप में वाउंड होता है तो सोलेनॉइड बनता है। सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है मैग्नेट की तरह? तो जब सोलेनॉइड में करंट पास होता है और इसके कोर में अगर एक सॉफ्ट आयरन डाल दिया जाता है तो ये क्या नाम है उसका, तो ये हमारा बना लेता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जब इसमें हार्ड आयरन डालते हैं तो ये बना लेता है परमानेंट मैग्नेट। और करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसे करके ऐसे दिखा देना है अच्छे से। और ये भी बता देना है शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऐसे बता देना है कि इधर से जा रहा है, इसमें इधर से जा रहा है। और अगर जिधर से निकाले हैं उधर नॉर्थ और जिधर जा रहा है उधर साउथ, ये ऐसा दिखा देना है। फ्रॉम द करंट कैरिंग सोलेनॉइड एज shown, current carrying solenoid as shown, draw magnetic field lines and give reason to explain that out of three। अच्छा, ये हमारा दिखा रहा है कि ये सोलेनॉइड है और इसमें 3 जोन है, ए बी और ये सी। कहाँ पे? एट विच द फील्ड इज मैक्सिमम, एट विच मिनिमम। कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमम होगा। तो ठीक ऊपर क्या होता है, 0 यानी कि मिनिमम है, ए पर फुल होता है, मैक्स होता है, और सी पे हाफ होता है। और इसको हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है तो इधर नॉर्थ ले लेते हैं, इधर साउथ ले लेते हैं और ऐसे ऐसे। और अंदर भी ये क्लोज लूप होता है हमेशा, तो अंदर भी बना लेना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सोलेनॉइड का डिफिनीशन जो पहले क्वेश्चन में पूछा था। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंडेड क्लोजली इन अ फॉर्म ऑफ हेलिक्स। अच्छा से याद कर लेना है। और सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, वन एंड अटैच्ड टू नॉर्थ पोल, वन एंड अटैच्ड टू साउथ पोल। और इसका पैटर्न जो है, पैटर्न लिखा हुआ है और ड्रॉ भी किया होगा, ड्रॉ नहीं किया है तो आपको करना है। इनसाइड जो है वो पैरेलल होता है, क्लोज टू ईच अदर होता है, शोइंग द स्ट्रॉन्ग एंड यूनिफॉर्म। और बाहर जो है वो, हाँ, इनसाइड कैसा होता है, यूनिफॉर्म, और बाहर नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा। ठीक है। अब आइए एक अच्छा सा एक्सपेरिमेंट जो है वो पढ़ते हैं। ये एक्सपेरिमेंट ही है ना। फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर रखा गया है। इस पर फोर्स कैसे लगता है? अच्छा, हाँ, अच्छा है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द कंडक्टर विच कैन मूव द कंडक्टर। अब यहाँ पे समझिए, ये अच्छा सा है एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हम ये करंट यहाँ इस यहाँ पे डाल दिए हैं। ये एक मेरा आयरन है और ये ऐसे और ये हमारा कौन सा है, हॉर्सशू मैग्नेट है। जब करंट फॉर्म होगा तो ये भी एक आयरन की, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, ये वायर, और ये तो मैग्नेट है ही है। तो ये बात याद रखिए कि अगर ये एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड है। और ये एक धरती है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब एक के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दूसरा अगर कोई आ जाए तो क्या होता है, एक फोर्स लगता है। और इसी फोर्स के कारण हमारा ये जो मैग्नेट है ये ऐसा इस तरफ नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। आपको याद रखना है, एक मैग्नेट, ये दूसरा मैग्नेट, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड। इस दोनों को जब पास लाया जाएगा तो इस दोनों के एक दूसरे पे लगेगा फोर्स। समझ में आ रहा है? फोर्स। लेकिन हमें इस चैप्टर में एक करंट यानी मैग्नेट, इसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड, और एक जो है मैग्नेट जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, इस दोनों को लाएंगे तो फिर से क्या होगा, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड, इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड लगेगा फोर्स। तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, यही चीज़ पता करने के लिए ही हमारे पास आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इधर समझिए, इधर क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा और इसमें थोड़ा सा मूवमेंट आपको दिखेगा कि है, इसके दोनों के बीच के में फोर्स लगेगा और मूवमेंट दिखेगा। अब आइए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का और थोड़ा समझते हैं। इसका भी स्टेटमेंट याद होना चाहिए, पूछ देता है। According to
डिजिटल फिंगर इन द थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एट राइट एंगल टू ईच अदर। हाँ, आपको ऐसा रखना है, ये इधर जो थोड़ा सा एंगल दिख रहा है ये 90 है, ये ठीक स्क्रीन से बाहर आता हुआ हाथ है। आपको समझना है, एक हाथ ऐसा, एक हाथ ऐसा और एक हाथ स्क्रीन से बाहर। ये स्क्रीन हुआ इससे बाहर, एक हाथ ऐसा, एक हाथ ऐसा, एक हाथ स्क्रीन से बाहर, जिसको कि डिनोट ऐसे किया जाता है। लेकिन ये भी 90 डिग्री है, ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, इसको कहते हैं म्यूचुअल परपेंडिकुलर। Adjust your hand such a way forefinger point the direction of magnetic field and the central finger point the direction of current, then the direction of thumb point gives the direction of force acting on conductor। यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये हमारा हो गया थंब, हाँ ये हमारा हो गया थंब, ये हमारा हो गया फोर फिंगर और ये हमारा हो गया मिडिल फिंगर। अब यहाँ पे इसको करते हैं एफ एम और सी, ये फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। और ये एफ माने फोर्स, एम माने मैग्नेटिक फील्ड और सी माने करंट। तो जिधर करंट रहेगा उसको उधर आपको ये हाथ डालना है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उधर ये हाथ, और आपका अंगूठा जिस तरफ शो करे उधर फोर्स लगेगा। ये आपको खुद ट्राई करना है। जैसे कि इस सवाल में देखिए मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इस तरफ, तो आपका अपना जो है फोर फिंगर इस तरफ रखना होगा। आपको अपना फोर एक बार मैं अच्छे से बना के देता हूँ। एक सेकेंड, जस्ट 2 मिनट रुकिए, हो रहा है। ये हमारा फोर्स के लिए है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है और ये करंट के लिए है। तो इसमें भी देखिए, अगर हम इस सवाल को देखते हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो हमारा ये जो फिंगर है वो इस तरफ होना चाहिए। फोर करंट ऊपर है, मतलब ये जो फिंगर है ये हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए। आपको अपने हाथ को इस तरह ट्विस्ट करना है कि आपका ये फिंगर ऊपर हो। तब आप देखिएगा कि आपका अंगूठा जो है वो कॉपी के अंदर, इसको कॉपी में ट्राई कीजिएगा तो कॉपी के अंदर जाता हुआ दिखेगा। उसी को कहते हैं कि फोर्स लगा है इनवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली आप यहाँ देखिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, ऊपर है, मतलब इस उंगली को, इस फिंगर को आपको ऊपर लाना है, ऊपर। और हमारा करंट जो है, करंट इस तरफ है, तो आपको इस फिंगर को इस तरफ करना है। तब आपको दिखेगा कि आप करके देखिए मेरे साथ, आप करते रहिए मेरे साथ, आप कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि फोर्स हमारा आउटवर्ड लग रहा है। तो ये तो सारा प्रैक्टिस की चीज़ है। अब आते हैं चार्ज। चार्ज क्या है, देखिए चार्ज मूव करता है तभी करंट बनता है, तभी क्या बनता है, करंट। तो या तो आपको डायरेक्ट जो है करंट दे के पूछ ले, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि करंट इस तरफ है, करंट इस तरफ है, या आपको चार्ज दे दे कि प्लस वाला चार्ज इधर जा रहा है, माइनस वाला चार्ज इधर जा रहा है। वो समझना क्या है, अगर आपको देखिए ये नियम है कि प्लस वाला चार्ज को एक करंट लेते हैं, तो प्लस वाला चार्ज अगर इधर जा रहा है तो आपको दिमाग में रखना है कि करंट भी किधर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, और करंट को उसको समझ के बना लेना है। लेकिन अगर हम ऐसा कहें कि माइनस चार्ज इधर, यानी कि निगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, तो आपको रखना दिमाग में यह है कि करंट नीचे आ रहा है और बनाते चलना है। और न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता है तो उसका अपना नेगेटिव फील्ड नहीं होता। तो ये तो इस पर कोई फोर्स नहीं पड़ेगा, ये जीरो मतलब न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का अपना मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये अपना ऐसे डायरेक्ट चल जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसमें करंट ऊपर जा रहा है ऐसा समझेंगे और इसमें करंट नीचे आ रहा है ऐसा समझेंगे। तो इधर आ गया मैग्नेटिक फील्ड, करंट एक बार ऊपर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड का हाथ दिखाइए, अपना मिडिल फिंगर को ऊपर कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स जो है इसमें इनवर्ड है। और सिमिलरली इसमें ये निगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, यानी कि फोर्स नीचे आ रहा है, तो इस मतलब करंट नीचे आ रहा है, तो इसमें फोर्स कैसा होगा,
will behave like current, and the electron, beta particle or other negative particle will behave like opposite to the current. हाँ देखिए, मैं जो अभी ऊपर आपको बताया वही एक बार फिर है, इस एक्सपेरिमेंट में है किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। ये अच्छा एक्सपेरिमेंट है। इसमें हम करते क्या हैं कि एक वायर को ऐसे रख देते हैं नीचे ऐसे, और यहाँ नीचे एक लिक्विड होता है, शायद मरकरी होता है, पढ़ लेता हूँ तो, और प्रेसिंग द स्विच ऑफ करंट फ्लो इन वायर दोनों डायरेक्शन एज इट प्लेस इट इन द पोल of magnet before force act on it, wire get displaced as it displaces can bring the wire fall. इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इसमें किए क्या है, ये हमारा एक मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा 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 होगा यहाँ पे। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और करंट हम ऐसे रखे हुए हैं वायर को, तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट ऐसे है, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो अगर आप चेक कीजिएगा अपने हाथ से और इसी तरह इसको कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। आउटवर्ड मतलब स्क्रीन से बाहर आता हुआ। तो इस केस में स्क्रीन से बाहर आता हुआ मतलब ये वायर जो है ये ऐसे मूव करेगा, थोड़ा और आगे चलाएगा, यहाँ से वायर ऐसा हो जाएगा, फिर वापस पीछे चला जाएगा। समझ में आ रहा है। और ये हमारा एक लिक्विड है जो कि शायद मरकरी है, मरकरी जो कि करंट पास करे ऐसा लिक्विड। अब हम जैसे ही इसका भी करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स से जो है, उस फोर्स से हमको समझ में ये आ गया कि हाँ भाई फोर्स लग रहा है। अब हम पढ़े ना फोर्स लगता है, फोर्स किस तरफ लगेगा, तो कभी हम निकालें ना कि इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ करंट है, तो फोर्स इधर लगेगा। और रियल में हम जब देखेंगे ऐसा सेटअप करके तो ये वायर ऑटोमेटिक थोड़ा सा आगे आ जाएगा फोर्स के कारण। फिर जैसे ही ये आगे आया तो सर्किट ब्रेक हो गया, तो सर्किट ब्रेक हो गया तो वायर पे फोर्स लगना बंद। क्यों? क्योंकि ये तो इसमें आप करंट है ही नहीं, तो ये तो मैग्नेट है ही नहीं, अब इसके पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ी ना कुछ होगा, तो ये वापस चला जाएगा। वापस सर्किट जो है, जो जैसे ही यहाँ पे मिलेगा वापस सर्किट स्टार्ट हो जाएगा, वापस पीछे फेंकेगा। तो जैसे लगता है एक आदमी अपना पैर ऐसे 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 फेंक रहा है, इसीलिए इसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट कहा गया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। फैक्टर ऑन विच फोर्स ऑन करंट वायर डिपेंड। अब वो जो फोर्स लग रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तो वायर के अंदर जो है करंट कितना, जितना करंट उतना फोर्स, जितना बड़ा लेंथ होगा लेंथ पे डिपेंड करता है। अब ये डायरेक्टली है, इन्वर्सली है, ये सब चर्चा नहीं करना, सिर्फ फैक्टर है किस चीज़ पे डिपेंड करता है, बस उस चीज़ को आपको समझना है। मैग्नेटिक फील्ड किसका, वो जो मैग्नेट रखे हुए हैं ये मैग्नेट अगर स्ट्रॉन्ग होगा जितना, उतना फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें करंट जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा। और एंगल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे कि कहने का मतलब अभी तक मैं आपको दे रहा था, अभी मैं क्या हमको क्या पढ़े फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, जो मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स और ये मतलब हमारा जो तीन हाथ है ऐसा ऐसा ऐसा, ये सब क्या हो, परपेंडिकुलर हो, सब परपेंडिकुलर हो, अगर तो हम फोर्स निकाल पा रहे थे, फोर्स का डायरेक्शन। लेकिन ये फोर्स का जो डायरेक्शन है, ये अगर ये एंगल 90 से कम भी हो तो भी फोर्स लगेगा और उसका डायरेक्शन निकाला जाएगा, लेकिन वो जो फोर्स लगेगा वो पहले के मुकाबले कम लगेगा। इसलिए सर यहाँ पे लिखे हैं कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है 90 डिग्री पे है, तो फोर्स जो लगेगा वो सबसे ज़्यादा लगेगा। अगर करंट 90 डिग्री पे नहीं है तो उसका फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा वो अभी हम नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका रूल नहीं पता है। रूल किस चीज़ का पता है, जब 90 हो तब किस तरफ डायरेक्शन लगेगा, लेकिन फोर्स जो लगेगा वो 0 से ज़्यादा होगा और मैक्स से कम होगा। लेकिन अगर जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसी तरफ करंट दे दिए तो उस दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कटेगा नहीं, मतलब फोर्स नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है। जैसे एक मैग्नेट इधर है नॉर्थ और ये साउथ, अर्थ का मैग्नेट अर्थ है वो भी नॉर्थ और ये साउथ, तो क्या ये कंपास का जो मैग्नेट है बार मैग्नेट ये हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि इधर नॉर्थ इधर साउथ अपना अपना डायरेक्शन में पहले से है, तो इस पर फोर्स 0। लेकिन अगर ये हमारा नॉर्थ और ये साउथ है अर्थ का, इधर हम रखे हुए हैं अपना बार मैग्नेट, तो इस पर फोर्स लगेगा और ये वापस से ऐसे टर्न होके
ऐसे नॉर्थ और ये साउथ बन जाएगा। अब इसी प्रिंसिपल पर काम करता है हमारा कंपास। ठीक है, अगर हम ऐसे रखें या ऐसे रखें फोर्स जीरो लगेगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन द प्लेन ऑफ अ पेपर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ प्लेन ऑफ पेपर एज शोन इन डायग्राम। अच्छा, इन द फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन इन द प्रोटॉन, यहाँ प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव पोजीशन लिखाया है, इंटर एज शोन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, एक्सपीरियंसेस फोर्स। देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा ऐसे है, मतलब करंट ऐसे है, और प्रोटॉन ऐसे है, मतलब करंट ऐसे है। दोनों का डायरेक्शन तो नीचे ही है करंट का, दोनों पे फोर्स से भी डायरेक्शन रहेगा, बोथ पॉइंटिंग आउट। अब तो फोर्स कैसा हुआ दोनों पे, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर और करंट इधर। तो अगर आपने खुद से चेक कीजिएगा तो आपको लगेगा ये स्क्रीन से बाहर आता हुआ फोर्स है, फोर्स बोथ पॉइंटिंग आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन से बाहर आता हुआ आपको फोर्स लगेगा। एन अल्फा पार्टिकल इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अल्फा पार्टिकल आया, अल्फा मतलब पॉजिटिव, मतलब करंट भी ऐसा ही आया। तो अभी दोस्तों ठीक पीछे ही क्या है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा करंट, तो फोर्स कैसा होगा, आउटवर्ड होगा, फोर्स होगा आउट ऑफ द पेज। अब थोड़ा सा हम डीसी करंट और एसी करंट इसका चर्चा करते हैं। ये हमारा चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है, चैप्टर 3 में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसमें भी है। हमारे सिलेबस में इसका ज़्यादा चर्चा नहीं है, बस डिफ्रेंशिएट करने के लिए 3-4 नंबर पूछ देता है, तो आपको याद होना चाहिए। ये अपना चेंज डायरेक्शन नहीं करता, ये डायरेक्शन चेंज करता है। मतलब मैं सिंपल आपको समझा दूँ, अगर ये बैटरी है तो अभी तक अपना लोग जो है बैटरी में वो सिर्फ डायरेक्ट करंट को समझते हैं कि ऐसा जा रहा है करंट, ये ऐसा करंट जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एसी करंट होता है उसमें क्या होता है, करंट ऐसे एक बार गया, फिर एक बार ऐसे आता है, फिर एक बार ऐसे जाता है, फिर एक बार ऐसे आता है, तो इसी को कहते हैं चेंजेज इट्स डायरेक्शन, चेंजेज इट्स डायरेक्शन। ऑब्टेन फ्रॉम द सेल बैटरी, ऑब्टेन फ्रॉम इलेक्ट्रिक पावर। तो हमारे बैटरी में जो हम लगाते हैं, जो HW बैटरी का कीन के लाते हैं, तो उसमें करंट ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे करंट जाता है। इधर इधर ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मतलब इधर माइनस है, इधर पॉजिटिव प्लस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे चलता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पावर हाउस से जो करंट आता है उसमें एक बार ऐसे आया, फिर एक बार ऐसे आया, फिर एक बार ऐसे आया, ऐसे ऐसे करके आता है। ये अट्रैक्टिव होता है, ये रिपल्सिव होता है। कहने का मतलब समझिए, अगर हम इसके मतलब जैसे सेल है उसको अगर हम उस करंट को छुएंगे ना तो हमको झटका लगेगा और हमको दूर फेंक देगा। लेकिन इसमें क्या है, एक बार ऐसे जा रहा है, एक बार ऐसे जा रहा है, तो एक बार दूर फेंकेगा, फिर दूसरा जो है वापस खींच लेगा। तो ये अट्रैक्टिव नेचर होता है। इसके बारे में ज़्यादा आप समझिएगा हायर क्लासेस में। अभी याद रखिए, वोल्टेज कैन नॉट बी चेंज, वोल्टेज कैन बी चेंज, मोर पावर लॉस ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन, लेस पावर लॉस ओवर लॉन्ग ट्रांसमिशन। ये बात जो आपको है ये याद रखना है कि कैसे होता है, ये और नहीं समझना है, लेकिन ये याद रखना चाहिए आपको कि पावर हाउस से जो हमारे घर तक बिजली आती है वो एसी के फॉर्म में आता है, क्योंकि लंबा लंबा दूरी तय करने के बाद भी इसमें पावर कम नहीं होता है, मतलब लॉस कम होता है, इसमें लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए एसी करंट ही हमारे घर पे पावर हाउस से आता है और घर में उस एसी को हम डीसी बना के यूज करते हैं। अब हम एक बार थोड़ा डीसी का ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ ऐसे सीधा है, क्योंकि एक बार ऐसे गया कोई टेंशन नहीं, लेकिन इसका ग्राफ ऐसे 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 है, क्योंकि एक बार गया, फिर एक बार आया, फिर एक बार गया, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे गया। तो इस थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, इतना हमको लगता है। बाकी लेकिन डीसी और एसी का पूरा जानकारी आपको हायर क्लासेस में मिलेगा। अब आइए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये हमारा जो है ना मिनी हाउस है, मिनी हाउस मतलब हमारे घर में कैसा सर्किट होता है, कैसा क्या क्या होता है उसको समझने का एनसीईआरटी इस टॉपिक से हमको समझाना चाह रहा है, डोमेस्टिक वायरिंग। तो ये मिनी हाउस का सर्किट दिया हुआ है, ऐसे ही हमारे पूरे घर में होता है। आइए शुरू करते हैं, समझते हैं।
समझिए, हमारे घर में 3 वायर होता है। आप अगर जिसमें चार्जर लगाते हैं उसको देखिएगा तो उसमें ऐसा 1 या 2 या 3 ऐसे 3 वायर का 3 जो है ना वो सॉकेट होगा, 1 2 3। तो इसमें ये जो ऊपर वाला है ये अर्थ वायर के लिए है। मतलब इसके पीछे जो वायर है वो देखिए यहाँ पे ये 3 है ना, तो ये जो ऊपर वाला है ये इसके पीछे जो वायर है ये सब साथ में एक बार मिल के ऐसे धरती के नीचे चला जाता है, जिसको अर्थ वायर कहते हैं। आपको मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। जिसमें चार्जर लगाते हैं, जिसमें फ्रिज लगाते हैं, एसी लगाते हैं, उस जो सॉकेट है उसमें 3 ऐसे ऐसे खाने बने हैं। जिसमें जो पहला खाना है ऊपर वाला, इस खाने के पीछे जो तार है वो बाद में सारा आके एक जगह मिल के, और इस साइन का मतलब हुआ, इस साइन का मतलब हुआ कि ये तार और ये तार मिला नहीं है, ये इसके ऊपर से आया हुआ है, ये दोनों टच नहीं है। ये सारा आके मिल के और इसको हम लोग धरती के नीचे क्या है उस तार को गाड़ देते हैं एक अच्छा सा आयरन का प्लेट में, उस तार को जोड़ के थोड़ा सा नमक ये सब डाल के उसको धरती के नीचे डाल देते हैं। इस वायर का नाम है अर्थ वायर। ये ग्रीन कलर का होता है। कलर भी आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। इस वायर का नाम है अर्थ वायर, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। तो ये वायर करता क्या है, देखिए हमारा जो है जिस इस वायर का हम थोड़ा मतलब बताते हैं। पहले हमको ये दोनों वायर समझाना होगा। एक वायर जिस जो ये जो 2 है ना, ये 2, इसमें से जो एक वायर है उसका नाम लाइव वायर है। और लाइव वायर इसमें इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव भी कहते हैं। ये लाइव वायर है, मतलब इसी से करंट हमारे घर में आता है। मतलब जो हमारे पावर हाउस से जो तार आ रहा है वो इसके अंदर से करंट आता है, और सबसे पहले इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज में जाता है। ये फ्यूज में क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर अंदर बहुत ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा और यहाँ पे अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो हमारा अप्लाइंसेस ख़राब हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ एसी है जो कि 15 एम्पियर पे चलता है, मान लीजिए फ्रिज है वो 30 एम्पियर पे चलता है। मान लीजिए अगर इधर से 100 एम्पियर का करंट आ गया, इधर से 100 एम्पियर का करंट आ गया तो ये तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या है कि एक्सप्लोज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पे एक फ्यूज लगा होता है, जो कि जैसे ये फ्यूज 50 एम्पियर का है। इसका मतलब क्या हुआ कि 50 एम्पियर से ज़्यादा जैसे ही आएगा ये फ्यूज क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये जो तार है ये यहाँ से मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा तार, तो आगे करंट जाएगा कैसे। तो अगर मान लीजिए मतलब 50 एम्पियर ही आया तो अपना आया अंदर, अंदर आया, इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है, यहाँ पे कितना करंट आया अंदर, बस ये मीटर कैलकुलेट किया और उस हिसाब से पैसा लिया जाता है। किलोवाट आवर में जो कितना एनर्जी आप यूज़ किए उस हिसाब से आपको पैसा लगेगा। ठीक है। ये अंदर गया डिस्ट्रीब्यूटिंग बोर्ड कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूज इच सर्किट। अब ये जो है ये हमारे घर में, अब ऐसा समझिए कि यहाँ से एक तार ले गए हम किचन रूम, एक तार ले गए बाथरूम, एक तार ले गए बेडरूम, जिधर जिधर ले जाना हो अपना सारा यहाँ से ले जा रहे हैं। लेकिन सारा का सारा पैरेलल में है, ध्यान से देखिए पैरेलल में होना चाहिए। हमारे घर में जो है हर एक रूम का जो है वो सारा पैरेलल है, और हर एक रूम के हर एक स्विच भी पैरेलल है। जैसे हमारा फैन है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया। जैसे हमारा फैन है, जैसे हमारा वॉशिंग मशीन है, तो फैन बंद करते हैं तो वॉशिंग मशीन थोड़ी ना बंद हो जाता है। ये दोनों पैरेलल में क्यों है, क्योंकि ये एक अप्लाइंसेस है और ये दूसरा अप्लाइंसेस है। यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस, यहाँ दूसरा रेजिस्टेंस, ये हमारा एसी है, ये हमारा फ्रिज है। तो अगर हम यहाँ पे एक स्विच लगा दिए हैं, स्विच, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिए, अब हमको एसी बंद करना है, इस स्विच को ऑफ किए, यहाँ करंट अब इतना दूर में करंट नहीं जा रहा है, करंट ऐसे 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 निकल रहा है, ऐसे 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 निकल रहा है, तो ये अपना चल रहा है। फिर इसको बंद कर दिए, इसको ऑन कर दिए, तो अब करंट ऐसे जा रहा है। अगर हम ये है पैरेलल, लेकिन अगर हम इसको सीरीज में लगा देंगे तो स्विच तो कहीं एक ही जगह ना देंगे, यहाँ स्विच देंगे, इसको बंद करेंगे तो करंट यहाँ से आगे नहीं जाएगा, तो इसमें भी करंट नहीं पहुँचेगा, दोनों बंद, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए घर में सारा पैरेलल रखते हैं कि सबका अपना अपना स्विच हो, कुछ बंद, ऐसा नहीं ना हो कि पंखा बंद किए तो वो
किसी घर से दूसरे के घर में गया, हमारा घर से आया, हम सब पंखा वंखा चला दिया, जितना हमको यूज करना था यूज कर लिए, और जो नहीं बचा बाकी सब इधर से निकल गया। अब ये दूसरा लाइव वायर ये था, ये लाइव वायर मेन सर्किट में था, अभी इससे दूसरे के घर में वापस से करंट जाएगा। इसमें सबसे ज़्यादा करंट, इसमें 10,000 वोल्ट के आसपास करंट आ रहा है। कहाँ से? पावर हाउस से। हमारा 220 मेरे घर में गया, 220 उसके घर में गया, 220 उसके घर में गया, सब अपना यूज किया। उम्मीद है आपको डोमेस्टिक वायरिंग कैसा होता है समझ में आ गया होगा। अब ये अर्थिंग क्या है, कहने का मतलब जब हम यूज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा करंट, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन तार पे आ गया या कहीं पे है, फ्रिज के हैंडल पे है, ऐसा होता है कि स्विच के पास थोड़ा सा करंट जमा हो गया है, चार्ज, उसको जैसे ही आप छूइएगा थोड़ा आपकी करंट से पास होगा, वापस धरती में चला जाएगा, यहाँ से आपके थ्रू धरती में चला जाएगा। तो जब तक जा रहा है तब तक आपको झटका लगेगा। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए एक वायर एडिशनल दिया होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज जो इस वायर से निकल चुका है, उसको स्पार्किंग कहते हैं। स्पार्किंग मतलब क्या होगा कि जो है ना, वायर में कहीं पे सही से कोटिंग नहीं किया गया हो, वायर जो है उसके ऊपर आपको पता है ना, एक प्लास्टिक का कोटिंग होता है, कहीं पे थोड़ा सा टूट गया या फट गया है, तो उधर से चार्ज लीक हो रहा है, तो वो लीक हो रहा है, उसको स्पार्किंग करते हैं। अगर वहीं कहीं पे वो जमा हो गया है, लीक हो रहा है, तो उसको अगर आप छूइएगा तो आपके थ्रू वो अर्थ में चला जाएगा। आपको पता है कि अर्थ क्या, अर्थ के अंदर बहुत सारा चार्ज है, तभी ना वो चार्ज मूव कर रहा है, तभी ना वो मैग्नेट का बिहेव कर रहा है, तो अर्थ में चला जाएगा। तो हमको झटका तब तक लगेगा ना, तो इसीलिए एक वायर दिया गया है जो एक्स्ट्रा हो, इस वायर के थ्रू अपना अर्थ में चला जाए। इसलिए अर्थ वायर, लाइव वायर, न्यूट्रल। कलर अर्थ वायर का ग्रीन, लाइव वायर का रेड। डेंजर है ना, क्योंकि इसको छूइएगा तो झटका लगेगा ना, क्योंकि डायरेक्ट इसी से करंट आ रहा है। इसको रेड। ब्लैक, ब्लैक मतलब अब ब्लैक है मतलब नहीं कुछ है, न्यूट्रल वायर जो है वो ब्लैक है, और ये हमारा अर्थ में जा रहा है तो अर्थ इसलिए ग्रीन। अब आइए अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस। हाँ, तो अर्थिंग कैसे करते हैं, तो वही बात है कि देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है कि अगर हम इसमें अर्थिंग नहीं किए हुए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा जो करंट रह गया वो हमारे शरीर से ग्राउंड में चला गया, तो लग रहा है झटका लग रहा है, फॉल्ट करंट पासेज थ्रू मेरे बॉडी। लेकिन यहाँ पे अर्थिंग था तो ये अपना नीचे चला गया, हम छुए तो हमको कुछ नहीं हुआ। इसमें दो डिफिनीसन है, आपको याद रखना है। ओवरलोडिंग, एक ओवरलोडिंग है और एक होगा शॉर्ट सर्किट। आइए पहले ओवरलोडिंग समझ लेते हैं। ओवरलोडिंग मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारा फ्यूज जो है वो तो अलाउ कर दिया 50 एम्पियर आने के लिए, लेकिन हम सारा स्विच बंद किए हुए हैं, सिर्फ एक ही बल्ब बारे हुए हैं, तो उस बल्ब पे 50 का 50 जो है ना एम्पियर करंट जा रहा है। तो उस जब करंट बहुत ज़्यादा आने लगे उसी को ओवरलोडिंग कहते हैं। व्हेन टू मेनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सर्किट और हाई करंट फ्लो काउजिंग एक्सेस हीटिंग और पॉसिबल सर्किट डैमेज। जैसे ये एक सर्किट है, इधर हम जो है वॉशिंग मशीन, इस तार से हम वॉशिंग मशीन लाए, यहाँ से दो तार बना लिए, इधर वॉशिंग मशीन ले लिए, AC चला दिए, तो हम सारा करंट तो यही ले रहा है, तो इस वायर पे बहुत सारा करंट मूव कर रहा है और थोड़ा थोड़ा AC में जा रहा है, थोड़ा थोड़ा वॉशिंग मशीन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक्सिस ऑफ करंट हो गया है। एक्सेस ऑफ करंट होने के कारण, हाई करंट फ्लो होने के कारण यहाँ पे ओवरलोडिंग हो गया और इस तार में हीट बहुत ज़्यादा बनेगा, जिसके कारण इसमें आग लग सकता है, इसमें या सॉकेट में। आप देखिएगा जो घर में आपका दो सॉकेट होता है, एक 5 एम्पियर का और एक 15 एम्पियर का, मतलब ये जो सॉकेट है ना, ये सॉकेट ये भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता। जैसे हम इस वजह से लिए और इसको AC में कनेक्ट कर दिए, AC में जैसे ही हम इसको कनेक्ट किए कि AC जितना करंट ले रहा था वो इस वायर को आ रहा था, तब ये जो वायर है वो तो अच्छा खासा AC का वायर है, लेकिन ये तो हमारा नहीं संभाल पा रहा, तो यही एक्सप्लोड कर गया। तो इसलिए यहाँ पे भी अगर आपको AC का सॉकेट बनवाना है तो वो 15 एम्पियर का शायद लगता है, 20 एम्पियर का भी आता है, 35 एम्पियर का भी सॉकेट आता है, ये सॉकेट। तो ओवरलोडिंग बचाने के लिए, जैसे आपका हैवी होती है, आपका अगर हैवी अप्लायंसेस है तो हैवी सर्किट लगेगा। अब इसका सेफ्टी डिवाइस क्या है कि फ्यूज लगेगा। फ्यूज आप याद कीजिए, एक फ्यूज जो है
वाशिंग के अंदर ऐसे करंट आ रहा है, वॉशिंग मशीन है, उससे पहले एक फ्यूज, कि भाई जितना वॉशिंग मशीन को चाहिए उतना ही आ रहे हो ना, उससे ज़्यादा आ रहे हो तो फ्यूज पिघल जाएगा। तो ऐसा फ्यूज बहुत अच्छा रहता है। ये फ्यूज कैसे बनता है? लेड और टिन या कॉपर और टिन के एलॉय से बनता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, रेजिस्टेंस ठीक ठाक होता है। तो आप समझिए फ्यूज क्या है। फ्यूज एक डिज़ाइन टू मेल्ट, इसको मेल्ट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है जब करंट बहुत ज़्यादा हो। दिस एक्शन ब्रेक द सर्किट एंड प्रिवेंट द डैमेज टू एप्लीकेशन। तो हमारा एसी फ्रिज इस सब को बचाने के लिए। तो यहाँ पे सेफ्टी फ्यूज आप लगाइएगा, सेफ्टी डिवाइस अच्छा रहेगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा संभावना है ये 2 नंबर में ओवरलोडिंग और इसका करेक्शन पूछा जाता ही जाता है। तो ओवरलोडिंग का डिफिनीशन आपको याद होना चाहिए। और ये फ्यूज क्या है, उसका करेक्शन है, और ये किस चीज़ से बना है, इसका हाई लो मेल्टिंग पॉइंट है, हाई रेजिस्टेंस है, ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। फ्यूज वायर made up of tin plated copper with low melting point to easy short circuit. Pure copper is unsuitable to high melting point. 15 एम्पियर फ्यूज और 5 एम्पियर फ्यूज। देखिए आप फ्यूज भी 15 एम्पियर का आता है, 5 एम्पियर का आता है। बल्ब, फैन, ये कम एम्पियर वाला डिवाइस है, तो इसके लिए फ्यूज भी कम ही एम्पियर का चाहिए ना। 5 एम्पियर ये भी सपोर्ट लेता है, तो हमारा फ्यूज भी 5 एम्पियर का हो। इससे ज़्यादा आएगा तो फ्यूज पिघल जाएगा और ये दोनों बच जाएगा। इसी प्रकार आयरन, गीजर, टोस्टर, ये सब 15 एम्पियर पे चलता है, तो इसको 15 एम्पियर करंट चाहिए। उससे ज़्यादा आएगा तो हमारा 15 एम्पियर वाला फ्यूज कर जाएगा और ये बच जाएगा। ओवरलोडिंग हमको समझ में आ गया, ओवरलोडिंग क्या होता है। अब शॉर्ट सर्किट देखिए। शॉर्ट सर्किट तो बेसिकली होता क्या है, जो ये नॉर्मली घर है उसमें तार जा रहा है, लेकिन किसी कारणवश ये तार और ये तार मिक्स हो गया ऐसे, जैसे सर यहाँ पे दिखाए हुए हैं, किसी कारणवश। तो अब करंट ऐसे नहीं जाता है, अब करंट डायरेक्ट ऐसे चला आता है। तो करंट का रास्ता अब कम है, मतलब लेंथ वायर का कम है, तो रेजिस्टेंस कम हो गया, तो करंट ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले ऊपर जाते थे, बल्ब बारते थे, अब तो कोई बल्ब नहीं है, अब सिर्फ चल के आना है, तो करंट ज़्यादा हो गया। तो इसी करंट ज़्यादा होने के कारण करंट क्या हो गया, ओवरलोडिंग हो गया। तो शॉर्ट सर्किट मतलब सर्किट जो है वो शॉर्ट हो गया। तो रिजल्ट क्या है शॉर्ट सर्किट का? ओवरलोडिंग, जो कि अभी हम पढ़ के आए हैं। तो ओवरलोडिंग एक तरीका से शॉर्ट सर्किट से भी होता है। आइए थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ऑलमोस्ट सारा टॉपिक खत्म हो गया है। इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट द वायरिंग विथ 15 एम्पियर करंट रेटिंग इज फॉर इलेक्ट्रिक डिवाइस which have high power rating such as geyser. At the time of short circuit, the electric current in the circuit is increase heavily क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। डिफरेंशियल बिटवीन डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट में हम बोले थे ना आपको, डीसी और एसी में करंट का बोलेगा ही डिस्टिंग्विश करने, तो ये याद होना चाहिए आपको। जो है ना फिजिक्स में अगर सारा का सारा नंबर लाना है, ऑल टू ऑल नंबर लाना है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस अच्छे से आता है। अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं, मतलब आप बोर्ड में फंस जाइएगा, क्योंकि बोर्ड में न्यूमेरिकल आपको 3 से 5 से 7 नंबर तक मैक्स पूछ देगा, बाकी आपको थ्योरी ही पूछेगा, जो कि चैप्टर 2, 4 ये दोनों पूरा थ्योरी है, इसमें एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। और चैप्टर 1 और 3 इसमें न्यूमेरिकल है, तो आपको मेहनत थोड़ा सा करना पड़ेगा 1 और 3 के लिए। आपने अब हर साल जो न्यूमेरिकल बनाया है अच्छा खासा 1 और 3 के लिए, वो तो ठीक है। आप चैप्टर 2 का और चैप्टर 4 का अच्छे से कितना याद करना है, सारा का सारा याद कर लीजिए। ज़्यादा है नहीं, आप चैप्टर 4 में अभी देखिए कितना याद करना है। तो 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको सारा याद हो जाएगा। डीसी एसी का डिफरेंस क्या है, नेम द टाइप ऑफ करंट प्रोड्यूस बाय पावर प्लांट टू एसी, ऑल्सो स्टेट इस फ्रीक्वेंसी। अब इसकी फ्रीक्वेंसी का बात आपको याद होगा, हम बोले थे 50 हर्ज शायद होता है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर में। हम 50 हर्ज, इंडिया का कितना है 50 हर्ज इसका फ्रीक्वेंसी है।
डीसी करंट कैसे आता है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, मतलब 1 सेकेंड में 50 बार वो ऐसे 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 कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। नया है, टफ नहीं है, इस बात को याद रखिए। और हमारा मेथड भी इस बार पढ़ाने का थोड़ा नया है। आपको अच्छा लगा हो तो